2 दिन और गुजरे और आखिरकार मैंने बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। मेरी दाढ़ी खासी बढ़ गई थी। मैंने कैंची से दाढ़ी और मूंछों के बाल सेट कर लिए कि बेतरतीब न लगें। राधा की जंबील से एक पुराना सूट भी बरामद हो गया। शाम का अंधेरा फैलने के बाद बाहर निकला तो मेरा हुलिया बदला हुआ था। नीले रंग का सूट, कोट के कॉलर में एक अदद फूल भी लगा हुआ था। दाढ़ी, मूंछें, सर पर गिरवे रंग के कपड़े की 2 पली टोपी। ऐसी टोपियां हिंदुओं को आमतौर पर पहने देखा है। माथे पर अंग्रेजी के हरफ यू शेप का तिलक और बाएं गाल पर बड़ा सा मसा था। ये मसा राधा ने किसी चीज़ से तैयार किया करके गाल पर चिपका दिया था और मेरी आंखों में न जाने क्या चीज़ डाल दी थी कि आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गई थीं। मेरे एक कान में क्लिप वाला बिंदा था। ऐसा बिंदा मैंने एक मरतबा पहले भी लगाया था जो लड़ाई में गिर गया था। गले में सुर्ख पोल्का डॉट वाला मफरल था। इस हुलिये में मैं कोई गुंडा ही लग रहा था। कॉटेज से निकलकर कुछ दूर चलने के बाद मैं पहाड़ी रास्ते पर मुड़ गया और तकरीबन आधे घंटे बाद मैं बस स्टैंड के इलाके में पहुंच गया। इतने रोज से यहाँ मार धाड़ करते हुए मैं ये अंदाज़ा लगा चुका था कि किस इलाके में किस किस्म के लोग रहते हैं। बस स्टैंड के इलाके में अगरचे चंद अच्छी आला मयार के होटल, गेस्ट हाउसेज और रेस्टोरेंट्स भी थे, मगर मजमूई तौर पर आबादी को मुतवस्सत दर्जे का करार दिया जाता था। मजदूर तबके के लोग भी ज़्यादातर इस इलाके के गिरदो नवा में आबाद थे और जाहिर है जहाँ इस किस्म की आबादी हो वहाँ मुझ जैसे गुंडों को हाथ पैर मारने का मौका मिल जाता है। शाम के वक्त यहाँ बड़ी चहल पहल और रौनक होती थी। 29 किलोमीटर दूर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर जयपुर और अहमदाबाद की तरफ से 2 ट्रेनें आती थी। इनके मुसाफिर बसों के जरिए माउंट आबू आते थे और ये बसें 7 बजे के करीब यहाँ पहुँचती थीं। बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद और ओधपुर से आने वाली बसें भी शाम 6 से 9 बजे के दौरान वक्फे से यहाँ पहुँचती थी और इस वजह से यहाँ खासी रौनक हो जाती थी। बस स्टैंड के इलाके में रात के वक्त चहल पहल की एक वजह वो रेड लाइट एरिया भी था और शिकारगाह भी, लेकिन मैं ना तो शिकारगाह की तलाश में आया था और ना ही सैर व तफरी के लिए। उस रोज़ दुर्योधन ने बताया था कि नागराज गोपाल के बंगले में छुपा बैठा है और वहीं से अहकाम जारी कर रहा है। इसके साथ बेला और शंकर भी थे। बेला को तो मैं अच्छी तरह जानता था, मगर शंकर मेरे लिए अजनबी था। ताहम इन दोनों के बारे में राधा ने मुझे बहुत कुछ बता दिया था। गोपाल माउंट आबू में 3 गेस्ट हाउसेज, झील किनारे 5 अदद कॉटेज और ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक था। इसके फ्लैट में 6-7 बसें थीं जो माउंट आबू से राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों तक चलती थीं। एक बस का रूट तो दिल्ली तक भी था। नागराज जब शुरू में यहाँ आया था तो इसने गोपाल जैसे लोगों की मदद से ही यहाँ कदम जमाए थे। इन दिनों गोपाल के पास सिर्फ एक खटारा सी बस थी जो उदयपुर के रूट पर चला करती थी। इसके अलावा वो कुछ औरतों का धंधा भी करता था। एक गेस्ट हाउस के मैनेजर से इसकी गाड़ी छीनी थी और इसके तवसत से वो सयाहों को औरतें सप्लाई करता था और इनसे मिलने वाला कमीशन आपस में बांट लेते थे। मगर नागराज से मुलाकात के बाद इसके दिन फिरने लगे। खटारा बस की जगह लग्जरी कोच ने ले ली और वो कॉटेज भी गोपाल ने खरीद लिया और फिर चंद ही बरसों में इसका शुमार शहर के मुअज़्ज़िज़ीन में होने लगा। शहर में आने वाले सयाहों को औरतें सप्लाई करने वाला दलाल दौलतमंद होते ही मुअज़्ज़ज़ बन गया था। लोग इसके माजी को भूल गए थे, लेकिन इस शहर में एक ऐसी हस्ती भी थी जो गोपाल के लगाए हुए जख्मों को नहीं भूली थी। वो लक्ष्मी थी, गोपाल की साबका रखेल। इसने बुरे वक्तों में गोपाल का साथ दिया था, इसे कमा कर देती रही थी, लेकिन जब गोपाल के पास दौलत आई तो वो लक्ष्मी को भूल गया। इनकी आखिरी मुलाकात एक बड़ी धुआंधार किस्म की लड़ाई पर ख़त्म हुई थी। लक्ष्मी ने चौराहे पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सैंडलों से गोपाल की पिटाई की थी और गोपाल ने इसे बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटा था। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए थे और एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए थे। अगर पुलिस वाले मैदान में न कूद पड़ते तो गोपाल लक्ष्मी के हाथों मारा जाता या लक्ष्मी गोपाल के हाथों ख़त्म हो जाती। वो रात इन दोनों ने हवालात में काटी थी और आखिरकार नागराज ही ने इन्हें पुलिस से निजात दिलाई थी। इस वक्त लक्ष्मी ने गोपाल को खौफनाक इंतकाम की धमकियां दी थीं। ये सब कुछ मुझे राधा ने बताया था। इस बात को 2 साल हो गए थे। लक्ष्मी अभी तक गोपाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। अलबत्ता गोपाल की हरकतों ने लक्ष्मी को रेड लाइट एरिया आबाद करने पर मजबूर कर दिया था। राधा के कहने के मुताबिक लक्ष्मी खुद तो इस धंधे से रिटायर हो चुकी थी, अलबत्ता इसने 3-4 लड़कियां रखी हुई थी जो इसका बिजनेस चला रही थी और इस वक्त मैं लक्ष्मी से मिलने के लिए ही आया था और इस इलाके में आने के लिए यही उलिया मुनासिब था जो मैंने इख्तियार किया था। मैंने एक घटिया से रेस्टोरेंट में बैठकर निहायत बद जायका चाय जहर मार की।
रेस्टोरेंट के सामने ही वो अंधेरी गली थी जो रेड लाइट एरिया कहलाती थी। मैं इस रेस्टोरेंट में बैठा इस गली में आते जाते लोगों को देखता रहा और फिर बाहर आ गया। यहाँ मुझे अपने जैसे और भी कुछ लोग नजर आए जो इस इलाके में दादागिरी करते थे। एक मेरे पास भी आ गया। जाहिर है ऐसे लोग अपने इलाके में किसी और गुंडे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। महाशय वो मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, नए लगते हो लेकिन यह अपना इलाका है, यहाँ तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। खैरियत चाहते हो तो जैसे चुपके से आए हो वैसे ही दुम दबाकर चुपके से वापस चले जाओ। मैंने गौर से इसकी तरफ देखा। इसका कद 5 फीट के लगभग था। जिस्म कदरे भारी भरकम, काली पतलून और धारीदार बुनियान पहने हुए था। बाल लंबे और उलझे हुए थे। वो हर लिहाज से सड़क छाप गुंडा लगता था। मैंने अचानक ही आगे बढ़कर इसे पकड़कर ऊपर उठा लिया और दूसरे ही लम्हे इसे दूर फेंक दिया। सड़क पर गिरते ही इसके मुंह से चीख निकल गई। मैंने संभलने का मौका दिए बगैर आगे बढ़कर इसे 2-3 ठोकरें रसीद की। जग्गू दादा के मुंह लगता है साला, चीर के फेंक दूंगा। मैं गुर्राता हुआ फिर आगे बढ़ा मगर इसने फौरन ही हाथ जोड़ दिए। गुरु गुरु वो चीख रहा था। क्षमा कर दो गुरु, मुझसे भूल हो गई। जाओ क्षमा किया। मैंने एक और ठोकर मारी। क्या याद करोगे? वो उठकर एक तरफ को भाग निकला। जब उसने मुझे ललकारा था तो इसके 2-3 गुर्गे भी करीब ही जमा हो गए थे मगर अपने दादा का हशर देखकर वो इधर उधर खिसक गए। मैं अंधेरी गली में दाखिल हो गया। दोनों तरफ मकानों में तवाइफें आबाद थी। दरवाजे साथ साथ थे। बाज दरवाजे बंद थे और बाज खुले हुए थे। खुले हुए हर दरवाजे के सामने 2-2, 3-3 नीमुरिया तवाइफें खड़ी थीं। इन दरवाजों के अंदर बहुत मदम रोशनी के बल्ब जल रहे थे। इस मदम रोशनी के पस मंजर में तवाइफों के चेहरे वाज़े तौर पर नजर नहीं आ रहे थे मगर सौदे हो रहे थे। दरवाजे बंद हो रहे थे और खुल रहे थे। मैं एक दरवाजे के सामने रुक गया। ये 2 पट का दरवाजा था जिसका एक पट बंद था। खुले हुए पट के सामने स्टूल पर जो औरत बैठी थी वो गालबन अपने आप को अप्सरा ही समझती थी। इसने सिर्फ पेटीकोट और ऊपर मुख्तसर सा ब्लाउज पहन रखा था। बाहर खड़े खड़े क्या देखत हो, भीतर आओ, इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा और साथ ही किसी कदर आगे झुक गई। लक्ष्मी बाई कहाँ मिलेगी? मैंने पूछा। अरे अपन को भी चेक कर देखो, लक्ष्मी बाई को भूल जाओगे, इसने कहा। इसी लम्हे बंद क्वार्टर के पीछे से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे धींगा मुश्ती हो रही हो। फिर धड़ से दरवाजा खुला। एक आदमी बाहर गली में गिरा। इसके पीछे कोई कपड़ा भी उछाल दिया गया। मेरे मुंह से बेख्तियार कहका निकल गया। जिस आदमी को बाहर फेंका गया था वो बरहना था और बाद में इसकी धोती फेंकी गई थी। वो धोती लपेटता हुआ एक तरफ भाग खड़ा हुआ। अंदर से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो तवाइफ थी। इसने किसी वजह से अपने गाह को उठाकर बाहर फेंक दिया था और अब भी इसे गालियां दे रही थी। मुझे वो भारतीय फौजी याद आ गए जो सन 65 की जंग में पाकिस्तानी मुजाहिदीन के जवाबी हमले पर अपनी धोतियां भी छोड़कर भाग गए थे। मैंने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। मुर्गी के डरबे की तरह था जिसे दरमियान में पर्दा तान कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। मैं आगे बढ़ गया। एक और दरवाजे पर खड़ी औरत से लक्ष्मी बाई के बारे में पूछा। इसने सामने वाले दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। मैं जैसे ही इस तरफ पहुंचा दरवाजे के दोनों पट बैक वक्त खुले। 2 आदमी बाहर निकले और गली के अंधेरे में गायब हो गए। वहां से एक तवाइफ जैसी बाई निकली। मैंने इससे लक्ष्मी बाई के बारे में पूछा। लक्ष्मी बाई धंधा नहीं करती, मेरे साथ आओ ना, इसने साफ उर्दू में जवाब दिया जिसका मतलब था कि वो राजस्थान की रहने वाली नहीं है। मैं धंधे के लिए नहीं आया, इससे कहो राधा ने एक आदमी भेजा है, मैंने जवाब दिया। राधा मुझे बता चुकी थी वो और लक्ष्मी एक दूसरे को जानती हैं। वो चलना में मेरी तरफ देखती रही और फिर अंदर चली गई। इस कमरे में दूसरी तरफ भी एक दरवाज़ा था। इस दौरान दूसरी तवाइफ बाहर आ गई और मुझे पटाने की कोशिश करने लगी। अंदर जाने वाली तवाइफ 3-4 मिनट बाद वापस आ गई और मुझे अपने साथ आने का इशारा किया। इस कमरे के पीछे एक मुख्तसर सा आंगन था और एक तरफ ऊपर जाने के लिए लकड़ी के तख्तों की सीढ़ियाँ थीं। ऊपर चले जाओ, वो औरत सीढ़ियों की तरफ इशारा करके वापस चली गई। आंगन में अंधेरा था। मैं एहतियात से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर तख्ता मेरे पैरों की बोझ से चिरचिरा रहा था। सीढ़ियों के इख्तिताम पर 4 मुरब्बे फीट जगह खाली थी और आगे दरवाज़ा था जो भिड़ा हुआ था मगर रोशनी बाहर झलक रही थी। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। आ जाओ, दरवाज़ा खुला है, अंदर से खनकती हुई सी आवाज़ सुनाई दी। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते ही ठठक गया। राधा ने बताया था कि लक्ष्मी खुद इस धंधे से रिटायर हो चुकी है और मैंने जहन में एक तस्वुर कायम कर लिया था कि वो बूढ़ी हो चुकी होगी, लेकिन इसे देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। इसकी उम्र 35 से 40 के दरमियान रही होगी। रंगत ऐसी गोरी कि हाथ लगाने से मैली हो जाने का डर, तीखे नैन नक्श, दराज कामत और सडोल और भरा भरा सा जिस्म, वो वाकई अप्सरा लग रही थी। मुझे गोपाल पर बड़ा गुस्सा आया जिसने इतनी हसीन औरत को छोड़ दिया था।
वो कुर्सी पर बैठी सिगरेट पी रही थी। सामने सोफे पर एक अधेड़ उम्र आदमी भी बैठा हुआ था, जबकि लक्ष्मी के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। तुम्हें तो किसी मंदिर में होना चाहिए था महाशय जी, यहाँ क्यों आ गए? बैठो। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। लक्ष्मी सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। मैं तन्हाई में बात करना चाहता हूँ लक्ष्मी जी, मैंने कहा। इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर साथ वाले कमरे में ले गई। मैंने मुड़कर इस आदमी की तरफ देखा। मेरी मुदाखलत इसे पसंद नहीं आई थी और वो पेचो-ताप खाकर रह गया था। कहो क्या बात है? लक्ष्मी ने सिगरेट का कश लगाते हुए पूछा। मैं गोपाल के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा ऊंची नहीं थी। वो इस तरह चौंक गई जैसे बिजली का करंट लगा हो। बुएं तन गई और मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मेरा मतलब है वो राधा कौन है जिसका नाम लेकर तुमने नीचे से संदेशा भेजा था? आश्रम वाली राधा जो आजकल नागराज, गोपाल और पुलिस को मतलूब है, मैंने जवाब दिया। क्या तुम वही हो जो? तुम ठीक समझ रही हो, मैंने इसकी बात काट दी। मैं इत्मीनान से बात करना चाहता हूँ, मगर तुम्हारा ये मेहमान मेरा पुराना आशिक है। कभी कभी बातें करने के लिए थोड़ी देर को आ जाता है, इससे मुझे मोटी रकम मिल जाती है, इसलिए इनकार नहीं करती। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ, लक्ष्मी कहते हुए इस कमरे में वापस चली गई। ये बेडरूम था, बहुत शानदार। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया, इधर उधर देखने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद इस कमरे का बाहर का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी और फिर लक्ष्मी दरमियानी दरवाजे का पर्दा हटाकर अंदर आ गई। इसकी आंखों में और चेहरे पर अजीब सनसनी से तासुरात उभर आए थे। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही और फिर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई। यकीन नहीं आता कि तुम वही हो, वो बोली। इसके लहजे में भी हल्की सी थरथराहट थी। वो लोग जहन्नम की बलाओं की तरह तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम इस तरह आज़ादी से घूम रहे हो। अगर मुझे कोई खौफ होता तो किसी बिल में घुस कर बैठा रहता, मैंने जवाब दिया। गोपाल के बारे में क्या कहना चाहते हो? इसने कहा। लक्ष्मी की अब तक की बातों से मैं समझ गया था कि वो अब भी इंतकाम की आग में जल रही है और गोपाल के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में मेरा साथ देने से नहीं हिचकिचाएगी। मैं चंद लम्हों तक इसकी आंखों और चेहरे के तासुरात से भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता रहा कि वो कितने पानी में है। मैंने इसकी और गोपाल के हवाले से राधा की बताई हुई कुछ बातें दोहराई तो इसका चेहरा सुर्ख हो गया। जो कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो, वो बोली। मैं गोपाल को नरक तक पहुंचाने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि गोपाल को शहर के इसी चौराहे पर अपने कदमों में तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए देखूं, जहां इसने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा था। आज भी मुझे वो कुछ याद आता है तो मेरा खून खौल उठता है। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो, मैंने कहा, मगर इसके लिए मुझे तुम्हारे भरपूर ताउन की ज़रूरत है। मैं चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर इसे बताने लगा कि मैं क्या चाहता हूँ। गोपाल इस बंगले में नहीं है। मेरे खामोश होने पर इसने कहा, मैं अगरचे अब तक इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकी, मगर इसकी सरगर्मियों पर निगाह रखे हुए हूँ। 7-8 रोज़ पहले जब तुमने दुर्योधन को कत्ल किया था, इससे अगले ही रोज़ इसने वो बंगला छोड़ दिया था। नागराज बहुत बेरहम और शफाक आदमी है। वो आज तक 20 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार चुका है, लेकिन अब इसे अपना जीवन खतरे में नज़र आ रहा है। वो तो छुपता फिर रहा है। वो जानता है कि तुम्हारा असल निशाना वही होगा और जिस तरह तुम इसके आदमियों को यके बाद दीगरे ख़त्म कर रहे हो, इसके दिल में तुम्हारा खौफ बैठता जा रहा है। इसे यकीन है कि तुम इस तक ज़रूर पहुँच जाओगे। एक बार तो वो तुम्हारे हाथ आ भी गया था। तुमने इसकी पिटाई करके इसे घायल कर दिया और इसके सामने रवि पंडित को मार डाला। इस रात तुम नागराज को जिस तरह छोड़ गए थे, इसके करीबी हलकों में ये ख्याल किया जाता है कि तुमने किसी वजह से इसका जीवन दान किया था। तुम किसी ख़ास मौके की तलाश में हो, इसलिए वो बार बार ठिकाने बदल रहा है। शहर भर की पुलिस और इसके 20 आदमी अब तक तुम्हारा खोज नहीं लगा सके। वो तुम्हें छलावा समझते हैं। तुम्हारी ये सारी कथा कैसे मालूम हुई? मेरा मतलब है नागराज को ज़ख्मी करने वाली बात, मैंने पूछा। इस ग्रोह में मेरे भी कुछ हमदर्द हैं, लक्ष्मीबाई ने जवाब दिया। वो लोग अगरचे काबिले एतमाद नहीं हैं, लेकिन मुझे इनसे बहुत सी बातें मालूम हो जाती हैं और फिर ये बात तो पूरे शहर में फैल चुकी है कि नागराज तुम्हारे हाथों घायल हुआ था। वो लोग अब कहाँ हैं, मैंने पूछा। नागराज और गोपाल इस काटेज में जहाँ इस रात दुर्योधन को कत्ल करने के बाद तुमने और राधा ने पनाह ली थी और पुलिस वालों को नंगा करके बांध दिया था, लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, मैं चाहूँगा तुम बहुत कुछ जानती हो। जानकारी रखनी पड़ती है, लक्ष्मी ने कहा। मैं रंडी हूँ, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और बहुत सी बातें बगैर पूछे ही मालूम हो जाती हैं, मगर तुम तो अब धंधा नहीं करती, मैंने कहा। बहुत से लोग मेरे करीब बैठने को ही फ़ख्र समझते हैं। लक्ष्मी के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। हाँ, तुम चीज़ ही ऐसी हो। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। दुर्योधन के आदमी तुम लोगों को झील वाली तफरीगाह के आसपास ढूंढते रहे, क्योंकि वो कार भी तफरीगाह से कुछ फासले पर मिल गई थी जिस पर तुम लोग दुर्योधन को कत्ल करने के बाद फरार हुए थे। फिर शहर में भी तुम्हारी तलाश शुरू हो गई। सुबह झील में एक मल्लाह की लाश मिली और दूसरे किनारे पर एक कश्ती भी मिल गई, तो इस तरफ भी तुम्हारी
की तलाश शुरू हो गई और 10 बजे के करीब वो लोग इस कॉटेज तक पहुंच गए जहां दोनों पुलिस वाले बंदे पड़े थे। इन पुलिस वालों ने ये इंकशाफ किया था कि तुम दोनों ने रात इस कॉटेज में गुजारी थी और पकड़े जाने के बाद इन्हें धोखे से बांध कर फरार हो गए। वह चलना मोह को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, नागराज को शुबा था कि तुम 1-2 दिन में गोपाल के बंगले तक भी पहुंच जाओगे। इसने भी तुम्हारी ही चाल पर अमल किया, यानी इस कॉटेज का इंतखाब किया है जिस पर तुम्हें शुबा नहीं हो सकता। कॉटेज में इनकी मुंतकिली बड़ी राजदारी से अमल में आई थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता चल गया? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। इससे अगले रोज ही गोपाल का एक आदमी मुथिया की एक लौंडिया को लेकर आया था। लक्ष्मी ने जवाब दिया, नागराज में जहर भरा हुआ है और जब तक ये जहर इसके खून से निकलता न रहे इसे चैन नहीं पड़ता। मुथिया कौन है? मैंने पूछा। एक प्राइवेट सप्लायर, लक्ष्मी ने कहा। बड़े बड़े लोगों को लौंडिया सप्लाई करता है। इसके पास एक से एक हसीन लौंडिया है, लेकिन मुझ पर मरता है। इसे अगरचे गोपाल की तरफ से ये चेतावनी दे दी गई थी कि अगर इसने किसी को ये बताया कि इस रात लौंडिया कहाँ गई थी तो इसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन मुथिया मुझसे कोई बात नहीं छुपाता। मेरे घुटने से लग कर बैठता है तो इसकी जुबान फर चलती है। और ये शंकर कौन है? मैंने पूछा। इस शहर का सबसे बड़ा बदमाश है, लक्ष्मी ने जवाब दिया। वो भी नागराज ही की तरह बहुत बेरहम और बेहद सफाक आदमी है, बल्कि दरिंदा है। आदमी को टांगों से पकड़ कर चीर देता है। शहर के सारे बदमाश इसके नाम से ही थर थर कांपते हैं। नागराज ने इसे खास तौर पर अपने करीब रखा हुआ है। नागराज, गोपाल, बेला और शंकर, मैंने ये नाम दोहराए। और कितने आदमी हैं इस कॉटेज में? 1-2 और होंगे, ज्यादा नहीं, लक्ष्मी ने जवाब दिया। नागराज ये भी समझता है कि ज्यादा भीड़ भाड़ इसका राज फाश कर सकती है, इसलिए अपने करीब सिर्फ 2-4 ऐसे आदमी रखे हैं जो जरूरत के वक्त अपनी जान लड़ा देंगे। मैं सही तादाद मालूम करना चाहता हूँ, मैंने कहा। कल मालूम करके बता सकूंगी, लेकिन कैसे बताऊंगी? तुम्हारा इस तरह आज़ादी से फिरना भी खतरे से खाली नहीं होगा, लक्ष्मी ने कहा। कल शाम ठीक 8 बजे मैं तुम्हें इसी गेटअप में प्रेम नवाज रेस्टोरेंट में मिलूंगा। मैंने इसे रत्ना वाले रेस्टोरेंट का पता बता दिया। मेरे ख्याल में इस कॉटेज में टेलीफोन तो नहीं है, लेकिन गोपाल के पास सेलुलर फ़ोन है, मैं इसका नंबर मालूम कर लूँगी। लक्ष्मी ने बात मुकम्मल करते हुए पहले कहा, ठीक है अब मैं चलता हूँ। मैं कहते हुए उठ खड़ा हुआ। अगर तुम्हारे चेहरे पर यह दाढ़ी मूंछें और गाल पर गुस्सा न हो तो तुम यकीन बहुत शानदार हो गए, इसने भी उठते हुए मुस्कुरा कर कहा। मुतमईन रहो, वक़्त आने पर मैं तुम्हें अपनी असल सूरत भी दिखा दूंगा, मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम दोनों दूसरे कमरे में आ गए। लक्ष्मी ने बार का दरवाज़ा खोलकर किसी लड़की का नाम लेकर आवाज़ दी। जी माता रानी, नीचे से फौरन ही आवाज़ सुनाई दी। अंदर कोई है तो नहीं? मेहमान जा रहा है, लक्ष्मी ने कहा। नहीं माता रानी, नीचे से जवाब मिला। मैंने लक्ष्मी की तरफ देखा और फिर सीढ़ियाँ उतरने लगा। इस अंधेरी गली से निकलकर मैं जैसे ही सड़क पर पहुंचा, 3-4 गुंडों ने मुझे घेर लिया। इनमें से एक वो भी था जिसे मैंने उठाकर पटक दिया था। इनके इरादे खतरनाक नजर आ रहे थे। इस वक्त तो वो गुंडा गुरु गुरु कहता हुआ भाग गया था और अब अपने साथियों को जमा करके मुझे तलाश करता फिर रहा था। मैं इस वक्त लड़ने के मूड में नहीं था, लड़ाई से मेरा काम बिगड़ जाता। मैंने इस गुंडे की तरफ देखते हुए फौरन ही हाथ जोड़ दिए। भाइयों, मैं तो तुम लोगों का मेहमान हूँ, आज आया हूँ, कल चला जाऊँगा। 1 घंटा पहले जो भी हुआ था वो गलत फहमी की बिना पर हुआ था। तुम्हें कष्ट पहुँचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं इसका प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। मैंने आखिरी अल्फाज इसी गुंडे की तरफ देखकर कहे थे। मुझे हथियार डालते देखकर वो सब ढीले पड़ गए। मैंने जेब से 500 रुपए का नोट निकालकर इस गुंडे के हाथ में थमा दिया। धन्यवाद, मैंने एक बार फिर हाथ जोड़ दिए और आगे चल पड़ा। वो लोग वहीं रह गए। मैं तकरीबन 20 गज आगे बढ़ा था कि पीछे से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मुड़कर देखा तो वही गुंडा था जो मेरे हाथों पिट चुका था। मैं रुका। मुझे क्षमा कर दो गुरु, वो मेरे करीब पहुंचकर हाथ जोड़ते हुए नदामत भरे लहजे में बोला। आप बाकी मेहमान हैं, हमसे गलती हो गई। मेहमान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई खिदमत हो तो हमको ज़रूर बताना और ये रुपया वापस ले लो। मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक बदमाश इस तरह नदामत और शर्मिंदगी का इजहार कर रहा था। हालांकि गुंडे और बदमाश किस्म के लोग तो किसी बात पर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, बल्कि गलत होने के बावजूद अपनी बात पर अड़े रहते हैं। मैं समझ गया कि इसका ताल्लुक किसी अच्छे घराने से था और शायद हालात ने इसे गलत रास्ते पर डाल दिया था। मुझे खुशी है तुमने अपनी गलती मान ली, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये रुपए मेरी तरफ से दोस्ती का तोहफा समझ कर रख लो, हम फिर मिलेंगे मगर दोस्तों की तरह। अरे गुरु, दोस्ती पर तो हम अपना जीवन भी दान कर देगा, कभी आजमा कर देख लेना, इसने कहते हुए बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इसका नाम शक्तिलाल था
वो मेरे लिए कारआमद साबित हो सकता था। यहाँ मेरे दुश्मन तो लातादाद थे, मगर दोस्त कोई नहीं था और मुझे दोस्तों की ज़रूरत थी। मैंने एक जगह से खाने पीने की कुछ चीज़ें खरीदी, इनमें तली हुई मछली भी थी, और फिर थैला हाथ में लटकाए अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि मेरा ताक़ुब तो नहीं हो रहा। मुख्तलिफ सिमतों में चक्कर काटते हुए जब मुझे यकीन हो गया कि मैं महफूज हूँ तो असल रास्ते की तरफ मुड़ गया। अपनी मंजिल तक पहुँचने में मुझे मज़ीद आधा घंटा लग गया। राधा वाले कॉटेज की सारी बत्तियां जल रही थीं, जिस पर मुझे हैरत भी हुई। राधा कभी भी कॉटेज की तमाम बत्तियां नहीं जलाती थी। गेट के सामने पहुंचकर मैंने दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मेरा हाथ खुद ब खुद पीछे हट गया। मेरी छठी हिस्स किसी गड़बड़ का एहसास दिला रही थी। मैंने गेट की झुर्री से अंदर झांकने की कोशिश की। सामने बरामदे वाला दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं वहाँ से हटकर कॉटेज के पहलू की तरफ आ गया और दीवार पर चढ़कर बड़ी एहतियात से अंदर कूद गया। हाथ में पकड़ा हुआ थैला मैंने पौधों में रख दिया था। जेब से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में पकड़ा और मोहतात अंदाज में बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। बरामदे में कदम रखते ही मुझे चौंक जाना पड़ा। अंदर से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।